Hello everyone and welcome back to the channel. This is the second lecture of current electricity और इसके अंदर आज हम स्टडी करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज। इसके बाद इसके एप्लीकेशंस दैट इज मीटर ब्रिज और रेजिस्टेंस ऑफ गैलोमीटर बाय यूजिंग केल्विन्स मेथड, ये भी आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले इसके डेरिवेशन के साथ में। ये जो ब्रिज है ये चार्ल्स व्हीटस्टोन इस साइंटिस्ट ने डिजाइन किया था टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस ऑफ एनी डिवाइस। तो अननोन रेजिस्टेंस कैसा फाइंड आउट करना है, टोटल 4 रेजिस्टर्स यूज होंगे जिसमें से 3 की वैल्यू पता होंगी और चौथा अननोन होगा जिसकी वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 4 रेजिस्टर्स कनेक्ट कैसे करने हैं, वो क्वाड्रिलैटरल के फॉर्म में यहाँ पर इस तरह से कनेक्ट करने हैं। पहला रेजिस्टर यहाँ पर होगा जिसका रेजिस्टेंस P है। उसके बाद में दूसरा रेजिस्टर होगा वो यहाँ पर कनेक्ट करना है जिसका रेजिस्टेंस Q है। उसके बाद में थर्ड रेजिस्टर यहाँ पर होगा जिसका रेजिस्टेंस R इतना है। उसके बाद में फोर्थ रेजिस्टर यहाँ कनेक्ट करना है कि जिसका रेजिस्टेंस S इतना होगा। These 2 पॉइंट्स A एंड B, यहाँ पर 2 पॉइंट्स होंगे A एंड B। A पॉइंट इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। A पॉइंट कहाँ पर कनेक्ट करना है, A पॉइंट इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी ऑफ EMF E and B point is connected to the negative terminal B point से कनेक्ट करना है। बट यहाँ पर दोनों के बीच में एक की यूज करनी है टू ऑपरेट द सर्किट। इस सर्किट को ऑन या ऑफ करने के लिए यहाँ पर एक की होगी। उसके बाद में यहाँ पर और एक डिवाइस यूज करना है इन बिटवीन C एंड D। यहाँ पर 2 पॉइंट्स और है C एंड D, दोनों के बीच में यहाँ पर एक गैल्वानोमीटर यूज करना है कि जिसका रेजिस्टेंस G इतना है। अब गैल्वानोमीटर क्या होता है, गैल्वानोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट द स्मॉल करंट्स इन द सर्किट। इट कैन मेजर द करंट along with the direction of current। ओके, एमीटर बस उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकता है, बट स्मॉल करंट्स की डायरेक्शन और उसकी वैल्यू कितनी है, मैग्नीट्यूड कितना है, वो फाइंड आउट करने के लिए गैल्वानोमीटर का यूज किया जाता है। उसके अंदर ऊपर से अगर देखा जाए, उसका डिटेल स्टडी आगे आने वाला है, बट ऊपर से अगर देखा जाएगा तो उसकी स्केल कुछ इस तरह से होती है। इस तरह से स्केल होंगी जहाँ पर सेंटर में 0 मार्किंग होगी, लेफ्ट साइड के अंदर 1 2 3 4 इस तरह से नंबर होंगे और राइट साइड के अंदर भी 1 2 3 4 इस तरह से नंबर होंगे। और यहाँ पर एक पॉइंटर दिया होगा जिससे करंट की वैल्यू कितनी है वो पता चल जाती है। वो लेफ्ट या राइट साइड में होगा, उसकी वजह से उसकी डायरेक्शन कौन सी है वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर एक गैल्वानोमीटर यूज किया गया है जिसका रेजिस्टेंस G इतना है। अब इस बैटरी से जब करंट फ्लो करेगा तो वो A पॉइंट तक आ जाएगा। इस तरह से A पॉइंट तक इतना करंट आ चुका है। A पॉइंट पर आने के बाद में ये एक जंक्शन हो गया अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स करंट लॉ। वो अब आगे जाकर 2 पार्ट के अंदर स्प्लिट हो जाएगा क्योंकि ये अराइविंग करंट है और आगे जाने के बाद में वो 2 पार्ट्स के अंदर स्प्लिट होने वाला है क्योंकि दूसरा कोई सोर्स ऑफ EMF नहीं है। तो यहाँ पर I1 इतना करंट चला गया, उसके बाद में यहाँ पर I2 इतना करंट चला गया। ओके, P के अक्रॉस I1 है, R के अक्रॉस I2 इतना करंट है। फिर से यहाँ पर C जंक्शन, एक और जंक्शन फॉर्म हो गया यहाँ पर C। तो यहाँ पर आने के बाद में करंट और 2 पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाएगा I1 करंट। तो गैल्वानोमीटर के थ्रू अगर IG इतना करंट चला गया, IG इज द करंट थ्रू गैल्वानोमीटर, तो यहाँ पर Q की तरफ कितना चला जाएगा, I1 इतना करंट आया था, IG चला गया तो नीचे क्या रह गया, I1 माइनस IG। दिस विल बी द I1 माइनस IG। उसी तरह से यहाँ पर I2 करंट आ चुका है इस D जंक्शन के ऊपर, उसके बाद में ऊपर से आ रहा है IG। तो यहाँ से कितना करंट जाएगा, I2 प्लस IG। फिर से यहाँ पर B पॉइंट पर आने के बाद में दोनों की एडिशन होगी, दैट इज I1 माइनस IG प्लस I2 प्लस IG। नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल हो गया। फिर से यहाँ पर कितना मिलेगा हमें, I1 प्लस I2 जो ओरिजिनल करंट था। ओके, इस तरह से यहाँ पर किरचॉफ्स करंट लॉ यूज होगा। उसके बाद में किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ भी यूज करना है। कहाँ यूज करेंगे, यहाँ पर 2 लूप्स फॉर्म हो गई है। तो पहले क्या करेंगे हम, KVL किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन लूप। पहली लूप कौन सी है, यहाँ पर पहली लूप कंसीडर करेंगे हम ACDA। कौन सी लूप लेनी है, ACDA, ये पहली लूप हो गई। तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के अकॉर्डिंग
A to C, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग। और इसके अंदर पहला जो कंपोनेंट आ रहा है वो एक रजिस्टर है, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा, I1P। सो दिस इज I1P। ओके, उसके बाद में ये पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव, ट्रेसिंग की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है तो वहां पर नेगेटिव साइन आना चाहिए। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आप लोगों को वो एक्सप्लेन किया था कैसा उसे ट्रेस करना होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव साइन कैसे यूज करने हैं वो भी एक्सप्लेन किया था, वो आप पहले देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद में सी पॉइंट है, सी से आने के बाद में हमें डी की तरफ जाना है, तो बीच में एक और कंपोनेंट है कि जिसका रेजिस्टेंस जी है और करंट IG है। सो दिस विल बी IG इंटू जी, और करंट और ट्रेसिंग की डायरेक्शन सेम है तो वहां पर फिर से निगेटिव साइन आ जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट कंपोनेंट है डी से ए की तरफ, डी से ए की तरफ R इतना रेजिस्टेंस है, I2 करंट है, और ये डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग और डायरेक्शन ऑफ करंट अपोजिट है, मतलब क्या लेना होगा हमें, पॉजिटिव, प्लस I2 इंटू R इक्वल्स टू 0। दूसरा कोई कंपोनेंट नहीं है इसलिए 0 आ गया। ये हो गया हमारी इक्वेशन फर्स्ट। उसी तरह से दूसरा भी यहाँ पर एक लूप फॉर्म होने वाली है, वहां भी हमें क्या करना है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करना है। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन लूप, दूसरी लूप कौन सी है, दूसरी लूप देखो यहाँ पर CBDC, ये लूप के अंदर पहला कंपोनेंट कौन सा आने वाला है, C से B की तरफ Q, ये रेजिस्टेंस है और करंट है I1 माइनस IG। सो दिस विल बी I1 माइनस IG इंटू यहाँ पर रेजिस्टेंस है Q, और उसके बाद में ट्रेसिंग और करंट की डायरेक्शन सेम है तो निगेटिव साइन होगा। उसके बाद में नेक्स्ट कंपोनेंट है B से D की तरफ S, और उसका करंट है I2 प्लस IG। करंट और ट्रेसिंग की डायरेक्शन अपोजिट है, मतलब वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, I2 प्लस IG इंटू S। ओके, और डी से सी की तरफ जाना है तो कौन सा रेजिस्टेंस मिल रहा है, G, जिसके थ्रू करंट है IG, और दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन आ जाएगा। दिस विल बी IG इंटू G एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 0। दिस इज इक्वेशन सेकंड। अब यहाँ पर कोई भी रेजिस्टेंस हम यूज करेंगे, 4 में से 3 जो नोन यूज करने हैं वो कोई भी लेंगे तो ऐसा नहीं चलने वाला है। यहाँ पर एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस लेना है, स्पेसिफिक वैल्यूज लेनी है इसकी, वो कैसे चूज करनी है उसके लिए एक कंडीशन होती है, बैलेंसिंग कंडीशन। तो बैलेंसिंग कंडीशन के अंदर क्या होने वाला है, एट बैलेंसिंग कंडीशन यहाँ पर एक स्पेशल केस होने वाली है, दैट इज करंट थ्रू गैलोमीटर विल बी इक्वल्स टू 0। गैलोमीटर के थ्रू करंट कितना हो जाएगा, 0। कब होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, वो बैलेंसिंग कंडीशन होगी, मतलब ये जो बीच का पार्ट होगा वो टोटली अनयूज हो जाएगा उसके अंदर, और यहाँ पर ब्रिज बैलेंस हो जाएगा। तो कैसे करना है, उसके लिए IG की वैल्यू 0 इक्वेशन 1 और 2 के अंदर पुट करेंगे तो इक्वेशन 1 बिकम्स क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 यहाँ पर माइनस I1P एज इट इज, उसके बाद में यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 हो जाएंगी। नेक्स्ट प्लस I2 इंटू RB एज इट इज इक्वल्स टू 0। ये पॉजिटिव उधर जाने के बाद में निगेटिव हो गया, ये निगेटिव और निगेटिव कैंसिल हो गया। सो दिस विल बी I1P इज इक्वल्स टू I2R। दिस इज इक्वेशन 3। ठीक है, और साथ ही में जो इक्वेशन 2 है, दैट इक्वेशन 2 विल बिकम, इक्वेशन 2 के अंदर क्या होगा, फिर से यहाँ पर माइनस साइन एज इट इज, I1 माइनस IG की वैल्यू 0 इंटू Q प्लस कितना होगा, I2 प्लस IG की वैल्यू फिर से 0 इंटू S प्लस IG की वैल्यू 0 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पर क्या मिल जाएगा हमें, माइनस I1Q, और यहाँ पर क्या होगा, I2S, ये उधर जाने के बाद में निगेटिव, दोनों साइड के निगेटिव कैंसिल हो गए तो यहाँ क्या रह जाएगा, I1Q इक्वल्स टू I2S। दिस इज इक्वेशन 4। इसके बाद क्या करना है, बस हमें डिवाइड करना है, डिवाइड इक्वेशन 3 बाय 4। 3 को 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 3 के अंदर क्या है, I1P, और इसके 4 के अंदर क्या है, I1Q इज इक्वल्स टू I2R एंड डिवाइडेड बाय I2S। यहाँ पर I1 I2 कैंसिल हो गया तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर फाइनल इक्वेशन क्या होगी, P अपॉन Q इज इक्वल्स टू R अपॉन S। दिस इज द बैलेंसिंग कंडीशन। मतलब
ऐसा अगर होगा तो वहां पर ब्रिज बैलेंस होगा और जिसकी वजह से करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर कितना हो जाएगा, 0। 4 में से यहाँ पर 4 रजिस्टर से P Q R S, 4 में से 3 की वैल्यूज पता होगी, फॉर एग्जांपल P Q R पता है तो इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये व्हीटस्टोन ब्रिज जो है उसका यूज किया जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर जब बोर्ड के अंदर इसके क्वेश्चंस आते हैं तो एक टाइप का क्वेश्चन होता है, देखो जो आपकी बुक के अंदर भी दिया हुआ है, शायद सॉल्व है या अनसॉल्व है, मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है। तो अगर लिखना हो तो सबसे पहले स्क्रीन पॉज करके लिख लो एक बार, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ क्लियर है या नहीं है। ओके, स्क्रीन पॉज करके लिख लो बस एक बार, ठीक है। अब देखो मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल बताता हूँ इसके अंदर कैसे आता है। तो क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन देखो मैं लिख कर नहीं देता हूँ, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप वो बाद में बुक के अंदर ढूंढ सकते हो क्या है। 4 रजिस्टर्स है, 4 रजिस्टर्स की वैल्यू 4 ओम 4 ओम 4 ओम और चौथी की वैल्यू 12 ओम है, ठीक है। 4 में से 3 की वैल्यू कौन सी है, यहाँ पर 4 ओम है और चौथी की कितनी है, 12 ओम है। तो 12 ओम के अक्रॉस कितना रेजिस्टेंस जोड़ेंगे, जो जोड़ने के बाद में ब्रिज वहां पर बैलेंस होगा। ब्रिज क्या होना चाहिए, बैलेंस। तो यहां पर देखो कंसीडर करो क्या P Q R इन तीनों की वैल्यू 4 ओहम दी हुई है, ओके। और जो S है, S की वैल्यू कितनी है, 12 ओहम। तो यहां पर अगर हम देखेंगे P अपॉन Q, लेफ्ट साइड रेजिस्टेंस अपॉन राइट साइड रेजिस्टेंस, P Q R S, ये वो सीक्वेंस दी हुई है। तो P Q R, P और Q की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर 4/4 1 होगा और राइट साइड में 4/12 करेंगे तो वो 1/3 होगा, 1 नहीं होगा। तो 1 करने के लिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस उसके पैरेलल में जोड़ना होगा। रेजिस्टर्स के 2 कॉम्बिनेशन होते हैं, एक सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज के अंदर जितने भी रेजिस्टर्स जोड़े जाते हैं उन सभी की एडिशन लेनी होती है इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने के लिए। और जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, पैरेलल के अंदर रेसिप्रोकल की एडिशन होती है, जितने भी रेजिस्टर्स होंगे उन सभी का रेसिप्रोकल हमें ऐड करना होता है और लास्ट में जो वैल्यू आएंगे उसका रेसिप्रोकल लेकर हमें इक्विवेलेंट वैल्यू मिलती है, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस बढ़ाना हो तो बाकी रेजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट करना होता है। जितने भी रेजिस्टर्स हम सीरीज के अंदर कनेक्ट करते हैं, इक्विवेलेंट जो होगा उसकी वैल्यू सब बाकी जितने भी रेजिस्टर्स ज्वाइन किए गए उनसे ग्रेटर होती है। और जब पैरेलल के अंदर कनेक्शन किया जाता है तो जितने भी रेजिस्टर्स पैरेलल के अंदर कनेक्ट किए गए हैं उन सभी की वैल्यू से इक्विवेलेंट की वैल्यू कम होती है। फॉर एग्जांपल वहां पर 2 4 6 7 इस तरह से रेजिस्टर्स जोड़े हुए थे, इनकी वैल्यू से, तो इक्विवेलेंट जो होगा वो मिनिमम से भी कम होगा, दैट इज 2 से भी उसकी वैल्यू कम होंगे। तो इसके साथ में एक पैरेलल में कोई रेजिस्टर जोड़ा जाएगा जिसकी वजह से ये ब्रिज बैलेंस होगा। वो कौन सा होगा, उसके लिए देखो फिर से यहाँ पर जो बैलेंसिंग कंडीशन है उसका देखेंगे हम। तो P अपॉन Q इज इक्वल टू क्या होता है, R अपॉन S, बट S के साथ में हमें यहाँ पर एक दूसरा रेजिस्टर यूज करना है। तो वो जो रेजिस्टर होगा वो उसके पैरेलल में जाएगा। पैरेलल का मैंने आप लोगों को बताया क्या करना है, जो इक्विवेलेंट होता है दैट इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू द एडिशन ऑफ रेसिप्रोकल्स, एडिशन ऑफ रेसिप्रोकल लेनी है। और यहाँ पर अगर बस 2 रेजिस्टर्स होंगे तो सिंपल है, 2 रेजिस्टर्स के लिए क्या करना होगा, बस दोनों का मल्टीप्लीकेशन डिवाइड बाय एडिशन, ये उसकी सिंपल मेथड है। क्या करना है, बस मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय एडिशन। तो यहाँ पर इसके साथ में ये जो रेजिस्टर है इसके साथ में क्या करना है, हमें S इंटू एक्स, एक नया रेजिस्टर जोड़ना है, x डिवाइडेड बाय उसका एडिशन में, दैट इज S प्लस एक्स। 2 रेजिस्टर्स होंगे तो इक्विवेलेंट कैसे लेना होता है, R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय एडिशन होता है सिंपली, ओके। सो यहाँ पर वैल्यूज अगर पुट करेंगे तो 4/4 इज इक्वल्स टू 4 अपॉन नीचे आ जाएगा 12 इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 12 प्लस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर 4/4 कैंसिल हो गया, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 12 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ रह जाएगा बस 4 से यहाँ डिवाइड करेंगे तो 3 हो गया, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया, 3x इज इक्वल्स टू 12 प्लस एक्स होगा, यहाँ पर ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 3x माइनस एक्स 2x होगा और डिवाइड बाय 2 करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 ओहम। तो अगर हम 6 ओहम का रेजिस्टेंस वहाँ पर
पैरेलल के अंदर कनेक्ट करते हैं तो ब्रिज वहां पर बैलेंस हो जाएगा। मतलब ये जो कॉम्बिनेशन है इसके अंदर अगर 6 पुट करेंगे तो 12 6 आर 72 और 12 प्लस 6 18, 72 डिवाइड बाई 18 करेंगे तो 4 आ जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर ब्रिज बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया जाता है। लिखना हो तो स्क्रीन पॉज करके लिख लो एक बार। ओके, अब हम इसके एप्लीकेशन देखते हैं, जिसके अंदर सबसे पहला होगा मीटर ब्रिज। क्या देखना है? मीटर ब्रिज। ओके, तो मीटर ब्रिज के अंदर जो स्पेलिंग यूज की गई है वो देखो एक बार, क्या है? METRE है। ओके, इस तरह से एक बार मैं फिर से सेट कर लेता हूँ, जस्ट 1 मिनट। तो ये जो स्पेलिंग है ये यूनिट ऑफ लेंथ के लिए, किसके लिए? यूनिट ऑफ लेंथ, जो लेंथ का मेजरिंग यूनिट होता है मीटर, उसका है। दूसरी स्पेलिंग होती है METER, वो होता है मेजरमेंट के लिए। फॉर एग्जांपल थर्मोमीटर टेम्परेचर मेजर किया जाता है, बैरोमीटर प्रेशर मेजर करने के लिए, फिर से मैनोमीटर प्रेशर मेजर करने के लिए, वहां पर METER इस तरह से स्पेलिंग यूज होती है। यहाँ पर ये जो मीटर है, this meter represents some quantity has a length in meter। ठीक है, और वो क्या है? वो है 1 मीटर की वायर। तो ये जो डिवाइस होता है उसके अंदर क्या यूज करना है? सबसे पहले एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल की वायर होंगी जिसकी लेंथ 1 मीटर होगी। कितनी है? 1 मीटर। दिस विल बी द A पॉइंट ऑफ द वायर एंड दिस इज B पॉइंट। दिस वायर इज प्लेस्ड ऑन अ मीटर स्केल। यहाँ पर 1 मीटर की जो स्केल होंगी इसके ऊपर ये वायर इस तरह से रखी जाती है। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की वायर इस तरह से रखी जाएंगी। ओके, और इस स्केल के ऊपर मार्किंग होगी इस तरह से 1 to 0 से लेकर राइट साइड में इधर 100 होगा, और साथ ही में इधर से ऊपर की तरफ से मार्किंग होती है। यहाँ पर 0 होगा तो लेफ्ट साइड के अंदर 100 की मार्किंग होगी। ओके, यहाँ पर एक स्केल होंगी इस तरह से। उसके बाद में यहाँ पर 2 L शेप के मेटेलिक स्ट्रिप्स यूज किए जाते हैं। A and B points are connected to the 2 L shaped metallic strips। यहाँ पर मेटेलिक स्ट्रिप से इसे कनेक्ट किया जाता है जिसका शेप L होता है। ओके, इस तरह से L शेप की 2 मेटेलिक स्ट्रिप्स यहाँ पर यूज की जाती है। ओके, तो ये जो पार्ट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये आप लोगों को प्रैक्टिकल्स के अंदर भी है। हो सकता है आप लोगों की ये प्रैक्टिकल्स भी हो चुके होंगे। 2 प्रैक्टिकल्स है बोर्ड के लिए, एक होता है लॉज ऑफ रेजिस्टेंस बाय यूजिंग मीटर ब्रिज और दूसरा है केल्विन्स मेथड। तो दोनों के लिए भी जो थ्योरी होती है वो आज हम स्टडी कर रहे हैं। ओके, सो A and B आर कनेक्टेड टू द 2 L शेप्ड मेटेलिक स्ट्रिप्स। मेटेलिक स्ट्रिप्स कैसे बनानी होती है? जनरली एक प्लेन मेटेलिक शीट होंगी तो वहां पर L शेप की जो स्ट्रिप होंगी वो कट करके यहाँ पर हम इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में दिस स्पेस बिटवीन दिस L शेप्ड मेटेलिक स्ट्रिप्स इज फिल्ड विथ अनदर मेटेलिक स्ट्रिप। इस तरह से और एक मेटेलिक स्ट्रिप यहाँ पर यूज करनी है, बट वो रेक्टेंगुलर शेप के अंदर होगी। देन दिस A पॉइंट इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। यहाँ पर एक पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से A पॉइंट को कनेक्ट करना है जिस बैटरी का EMF E है। दिस निगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू प्लग की, यहाँ पर सर्किट को ऑन या ऑफ करने के लिए, एंड दिस इज कनेक्टेड टू अ रियोस्टैट। इस तरह से आगे यहाँ पर एक रियोस्टैट को कनेक्ट किया जाता है। रियोस्टैट इज अ वेरिएबल रेजिस्टर डिवाइस। मतलब वहाँ पर उसकी वजह से सर्किट के अंदर का रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हैं। जनरली वहाँ पर सिलेंड्रिकल शेप के अंदर उसके ऊपर वायर्स की वाइंडिंग की जाती है और ऊपर एक स्लाइडर होता है, और स्लाइडर को आगे या पीछे लेने के बाद में उसका रेजिस्टेंस चेंज होता है। तो ये जो B पॉइंट होगा, दिस B पॉइंट विल बी कनेक्टेड टू द वेरिएबल टर्मिनल ऑफ द रियोस्टैट। जहां पर स्लाइडर कनेक्ट होता है वो उसका वेरिएबल टर्मिनल होता है, वहां उसे B पॉइंट से कनेक्ट करना है। देन द गैप, लेफ्ट गैप बिटवीन द 2 मेटेलिक स्ट्रिप्स इज फिल्ड विथ सम अननोन रेजिस्टेंस। यहाँ पर एक अननोन रेजिस्टर लेना है, एक अननोन रेजिस्टर लेना है कि जिसका रेजिस्टेंस X है। अननोन रेजिस्टर यहाँ पर कनेक्ट करेंगे, अननोन रेजिस्टर यहाँ पर एक कनेक्ट किया जाएगा। ओके, X की वैल्यू। उसके बाद में द राइट गैप इज फिल्ड विथ सम रेजिस्टेंस बॉक्स। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बॉक्स यूज किया जाता है। यहाँ क्या होगा, इस तरह से एक रेजिस्टेंस बॉक्स कि जिसकी वजह से
जिसकी वजह से यहाँ पर सर्किट का यहाँ पर जो रेजिस्टेंस बॉक्स होगा उससे हम कोई भी रेजिस्टेंस चूज कर सकते हैं। उसके ऊपर स्टेप्स दी होती है 2 ओहम, 4 ओहम, 5 ओहम, 10, 100, 200, 1000, इस तरह से रेंज होती है उसकी। जो भी की निकालेंगे उतना रेजिस्टेंस यहाँ पर मिल जाएगा। एक रेजिस्टेंस बॉक्स होगा। देन द मिडल मेटेलिक स्ट्रिप हैज द सेंटर C। दिस पॉइंट इज कनेक्टेड टू द गैलोनमीटर। यहाँ पर क्या करना है, एक गैलोनमीटर से कनेक्ट करना है। गैलोनमीटर के अंदर दो टर्मिनल्स होंगे, एक टर्मिनल C पॉइंट को कनेक्ट किया गया है एंड द सेकेंड टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द जॉकी। ये कहाँ पर कनेक्ट करना है, जॉकी। जॉकी क्या होगी, जॉकी एक हम उसे एक टाइप का कंडक्टर बोल सकते हैं। उसे ऊपर से पकड़ने के लिए इंसुलेटर दिया होता है और नीचे इस तरह से कंडक्टिंग पॉइंट होता है, जिसे रखने के बाद में सर्किट यहाँ पर कंप्लीट होगा। ओके, और यहाँ पर हमें डी पॉइंट फाइंड आउट करना है। डी पॉइंट कौन सा होगा, डी पॉइंट विल बी द नल डिफ्लेक्शन पॉइंट। डी पॉइंट क्या होगा, नल डिफ्लेक्शन पॉइंट, नल डिफ्लेक्शन पॉइंट। ओके, अब देखो ये उसका ओवरऑल कंस्ट्रक्शन है। अब वर्किंग कैसा होगा, जब हम इसकी को क्लोज करेंगे, सर्किट के अंदर यहाँ पर करंट फ्लो होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर सबसे पहले हमें रियोस्टेट और इस रेजिस्टेंस बॉक्स में एक सुटेबल वैल्यू लेनी है, जिसकी वजह से यहाँ पर शुरुआत में गैलोनोमीटर के थ्रू करंट कितना होगा, 0। जब हम सर्किट को ऑन करेंगे तो जॉकी जब ए पॉइंट को कनेक्ट किए जाएंगे तो उसका पॉइंटर 0 से लेफ्ट साइड की तरफ जाएगा। जब बी साइड के ऊपर कनेक्ट किया जाएगा और उसे टैप किया जाएगा जॉकी को, तो वो राइट साइड के अंदर जाएगा। कौन सा, गैलोनोमीटर का पॉइंटर। ठीक है, लेफ्ट साइड के ऊपर पॉइंट अगर टैप करेंगे तो लेफ्ट साइड के ऊपर गया वो पॉइंटर, बी पॉइंट के ऊपर कनेक्ट करेंगे तो वो राइट साइड के अंदर जाएगा। ठीक है, इस तरह से उसके अंदर मूवमेंट होगा। तो जॉकी क्या करनी है, किसी एक पॉइंट से स्टार्ट करना है और उसे टैप करते 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 हुए अगर हम आगे की तरफ लेकर जाएंगे तो वो जो कांटा लेफ्ट साइड की तरफ था पॉइंटर, वो अब धीरे 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 सेंटर की तरफ चला जाएगा इस तरह से। फॉर एग्जांपल ये उसका मार्किंग थी, 0 है यहाँ पर 1 2 3 4 कुछ नंबर से इस तरह से पॉइंटर था। जब हम इसे यहाँ पर टैप करेंगे तो पॉइंटर यहाँ पर होगा। जब हम आगे लेकर जाएंगे तो ये पॉइंटर की लोकेशन इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा डी पॉइंट, कि डी पॉइंट के ऊपर जब हम टैप करेंगे तो वो सेंटर के ऊपर ही रुकेगा। जॉकी निकालेंगे 0 के ऊपर है, टैप करेंगे तो भी 0 के ऊपर है, वो होता है उसका नल डिफ्लेक्शन पॉइंट। 0 डिफ्लेक्शन, नल मतलब 0। तो उस पॉइंट के ऊपर यहाँ पर ब्रिज बैलेंस हो जाएगा। जो व्हीटस्टोन ब्रिज हमने देखा था वो बैलेंस हो जाएगा और उसके अंदर जो हमने कंडीशन देखी थी, कौन सी कंडीशन, व्हीटस्टोन नेटवर्क की कंडीशन बाय व्हीटस्टोन नेटवर्क के ऊपर से यहाँ पर क्या आ जाएगा, जो बेसिकली हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था, दैट इज P अपॉन Q इज इक्वल्स टू R अपॉन S, दैट इज लेफ्ट अपॉन राइट रेजिस्टेंस इक्वल्स टू लेफ्ट अपॉन राइट, दोनों का रेशियो सेम होगा। तो लेफ्ट और राइट के अंदर तो क्लियर है, दो रेजिस्टर से कौन कौन से, X एंड R, कौन कौन से, X एंड R है। बट R और S की जगह क्या है, R और S की जगह यहाँ पर ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की वायर है। तो वायर के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस होगा, दैट इज रेजिस्टेंस अक्रॉस AD एंड रेजिस्टेंस अक्रॉस BD, ये बाकी के दो रेजिस्टर्स होंगे। अब समझ लो क्या है, जो वायर है यहाँ पर, वायर की जो लेंथ होगी वो लेंथ और रेजिस्टेंस दोनों भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन के अंदर होते हैं। ओके, जो कंडक्टर की प्रॉपर्टीज होती है, लेंथ और एरिया, दोनों के ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो यहाँ पर जैसे जैसे हम आगे की तरफ जाएंगे वैसे वैसे इसकी लेंथ इंक्रीज होगी और रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। सो यहाँ पर जो डी पॉइंट होगा, डी पॉइंट के ऊपर आने के बाद में वो दो पार्ट के अंदर, वायर जो होंगी वो दो पार्ट के अंदर स्प्लिट हो जाएंगी। ए से लेकर डी, ये इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस होगा RAD और बी से लेकर डी ये होगा RBD। ठीक है, बट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, बट R इक्वल्स टू क्या होता है, रो L अपॉन A, वे रो इज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, वो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है
L is the length of the conductor and A is the cross sectional area। तो यहाँ पर X और R के अंदर कोई चेंज नहीं है, बट RAD की जगह क्या आ जाएगा, रो L अपॉन A, और RBD के अक्रॉस भी क्या आ जाएगा, रो L अपॉन A। ओके, यहाँ पर दोनों का मटेरियल सेम है। जो वायर है, वायर हमने यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन के लिए, मतलब एरिया यहाँ पर दोनों का सेम है, सेम मटेरियल है, मतलब रेजिस्टिविटी भी सेम है, बट यहाँ पर टैप करते वक्त अगर ये रेजिस्टेंस चेंज होगा या ये चेंज होगा तो नल पॉइंट भी चेंज होता है, मतलब लेंथ यहाँ पर चेंज होगी। तो x के अक्रॉस जो लेंथ होगी वो होगी Lx, और r के अक्रॉस जो लेंथ होगी वो होगी Lr। तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे, ऊपर Lx और नीचे आ जाएगा Lr। सो दिस विल बिकम x अपॉन r इज इक्वल टू Lx अपॉन Lr। और हमें अगर अननोन फाइंड आउट करना है तो अननोन की जगह क्या आ जाएगा, r इंटू Lx अपॉन Lr। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। और दोनों में भी Lx या Lr की वैल्यू मिल गई तो दूसरी वैल्यू हम ऑटोमेटिकली फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए अल्टरनेट फॉर्मूला क्या होगा, r इंटू Lx अपॉन Lr कितना होगा, 100 माइनस Lx, क्योंकि टोटल लेंथ कितनी है इसकी, 100 सेंटीमीटर, उसमें से Lx चल गया, निकल गया तो Lr रह जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा मीटर ब्रिज। क्लियर, इस तरह से सिंपल सा डेरिवेशन दिया हुआ है, कंस्ट्रक्शन वर्किंग भी इजी है, प्रैक्टिकल होने वाला है आप लोगों का, तो थ्योरी के लिए भी ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, होप आप लोगों को ये पॉइंट अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो लिखना हो तो स्क्रीन पॉज करके लिख लो। ओके, डन। इसके बाद में हम जो दूसरा पार्ट है मीटर ब्रिज होने के बाद में, यहाँ पर हम दूसरा पार्ट देखने वाले हैं, दैट इज केल्विन्स मेथड। तो केल्विन्स मेथड के अंदर भी सेम ये व्हीटस्टोन प्रिंसिपल तो यूज हो गई, सेम जो मीटर ब्रिज है वो यूज करना है। ओके, बस यहाँ पर चेंज क्या होगा, फिर से कंस्ट्रक्शन वही है। इट कंसिस्ट ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल वायर ऑफ 1 मीटर लेंथ विच इज प्लेस्ड ऑन scale, measuring scale, and whole assembly is placed on a wooden table. Then A point is connected to a metallic strip as well as B point is connected to L-shaped metallic strip. Then the another strip, straight strip is used in between these two L-shaped metallic strips. Then A point is connected to the positive terminal of the battery. The negative terminal is connected to B point, but in between them there is a key to operate or to close or open the circuit. Then key is connected to a rheostat and B point is connected to the variable terminal of the rheostat. ठीक है, इस तरह से ये सभी होगा। बस यहाँ पर क्या होगा, जो अननोन रजिस्टर है, अननोन रजिस्टर की जगह पर ये गैलोनमीटर डायरेक्टली कनेक्ट कर देना है। यहाँ पर क्या होगा, गैलोनमीटर की जिसका रेजिस्टेंस G है, और ये जो C पॉइंट था, C पॉइंट को डायरेक्टली जॉकी से कनेक्ट करना है। ये करेक्शन यहाँ पर करना है, बस ये चेंज होगा, तो जिसकी वजह से यहाँ पर हम स्टडी कर पाएंगे केल्विन्स मेथड। ओके, केल्विन्स मेथड मतलब क्या है, इसके अंदर हमें फाइंड आउट क्या करना है, रेजिस्टेंस ऑफ गैलोनमीटर। कोई भी डिवाइस होगा, कोई भी मटेरियल ले लो, उसका खुद का रेजिस्टेंस होता है। तो इसी तरह से गैलोनमीटर जो होता है उसका भी रेजिस्टेंस है। वो रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए केल्विन्स मेथड का यूज किया जाता है। उसके अंदर क्या करेंगे, बस गैलोनमीटर को निकालकर यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, जब हम ये जॉकी टैप नहीं भी करेंगे तो क्या होगा, जब ये की क्लोज हो जाएंगी तो यहाँ पर गैलोनमीटर के अंदर पहले से ही कुछ ना कुछ करंट आ जाएगा। सर्किट क्लोज करने के बाद में पहले मीटर ब्रिज के अंदर कोई रीडिंग नहीं थी, 0 पर था, बट इसके अंदर क्या होगा, शुरुआत में कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी। वो वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस रेओस्टैट। ठीक है, तो रेओस्टैट का जो स्लाइडर है उसे आगे या पीछे करने के बाद में उसकी वैल्यू हम सेट कर सकते हैं। सेट करने की वैसी तो ज़रूरत नहीं है, बट वैल्यूज़ को याद रखने के लिए फॉर एग्जांपल 10, 15, 20 इस तरह से कुछ नंबर सिलेक्ट करके गैलोनमीटर के अंदर सेट होगा। तो जो गैलोनमीटर का पॉइंटर होगा वो पहले से यहाँ पर कुछ ना कुछ रीडिंग दिखाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 5, 10, 15 इस तरह से नंबर थे, तो मान लो कि वो इस तरह से 10 पर है, इस तरह से कहाँ पर है, 10 पर। तो सर्किट अच्छी तरह से जोड़ा हुआ है या नहीं वो चेक करने के लिए सबसे पहले ये जो जॉकी होंगी, जॉकी इज केप्ट इन कांटेक्ट विथ ए पॉइंट पर रखा जाता है। रखने के बाद में क्या होगा,
वो 10 पर होगा तो लेफ्ट साइड के अंदर चला जाएगा, निकालने के बाद में फिर से 10 पर आएगा, बी पॉइंट पर रखेंगे तो वो राइट साइड की तरफ चला जाएगा। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं, ऐसा अगर होगा तो सर्किट ओके है। उसके बाद में हमें फिर से यहाँ पर इसे टैप करते 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 डी पॉइंट फाइंड आउट करना है। डी पॉइंट के ऊपर क्या होगा, जब हम जॉकी जो है वो निकाल लेंगे तो 10 रीडिंग दिखाएगा, टैप करेंगे तो भी 10 रीडिंग दिखाएगा। वो होगा सेम डिफ्लेक्शन पॉइंट, जो नल डिफ्लेक्शन पॉइंट देखा था ना, तो उसकी जगह पर क्या आ जाएगा, सेम डिफ्लेक्शन पॉइंट। यही बैलेंसिंग कंडीशन होंगी। और बैलेंसिंग कंडीशन के अंदर जो हमने व्हीटस्टोन का प्रिंसिपल देखा था, P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन S, तो इसकी जगह P और Q की जगह क्या आ जाएगा, G अपॉन R इक्वल्स टू रजिस्टर्स। यहाँ पर दो यूज होंगे, पहला जहाँ पर सेम डिफ्लेक्शन पॉइंट मिला है उसके यहाँ पर लेफ्ट साइड के अंदर जो पार्ट होगा वायर का वो होगा RAD, और फिर से यहाँ पर होगा RBD, और इसकी जगह G अपॉन R एज इट इज आ गया। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रो L अपॉन A लेंगे, फिर से रो L अपॉन A। तो यहाँ पर एरिया और मटेरियल सेम है तो रो और A कैंसिल हो जाएंगे, बस लेंथ चेंज हो जाएंगी गैलोमीटर के अक्रॉस LG, और यहाँ पर रेजिस्टेंस जो रेजिस्टेंस बॉक्स होगा उसके अक्रॉस LR। तो यहाँ पर ऊपर हो जाएगा LG डिवाइडेड बाय LR, सो G विल बी इक्वल्स टू R इंटू LG अपॉन LR। और यहाँ पर कोई वैल्यू पता होंगी, फॉर एग्जांपल LG फाइंड आउट कर लिए तो दूसरी वैल्यू क्या होगी, 100 माइनस LG। इस तरह से हम रेजिस्टेंस ऑफ गैलोमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो लिखना हो तो स्क्रीन पॉज करके लिख लो एक बार। ठीक है, डन। तो यहाँ पर कुछ सोर्सेस ऑफ एरर हैं। अब ये थ्योरेटिकल पार्ट है, मैं आप लोगों को बस एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाएगा तो कुछ सोर्सेस ऑफ एरर्स होंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड एग्जाम के अंदर 1 या 2 मार्क्स के लिए। सो अच्छी तरह से समझ लो इसके अंदर क्या है कि जो सोर्सेस ऑफ एरर है, एरर इसके अंदर किस वजह से आ सकता है। सबसे पहले देखो, पहला एरर होगा इफ द वायर इज नॉट यूनिफॉर्म। वायर अगर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की नहीं होंगी तो उसके अंदर एरर आ सकता है, क्योंकि वहां पर एरिया चेंज होगा तो रेजिस्टेंस चेंज होगा, जिसकी वजह से एक्यूरेसी कम हो जाएगी। पहला होगा वायर की वजह से। दूसरा है कॉन्टैक्ट, ए और बी ये जो 2 पॉइंट्स है उन्हें कनेक्ट करने के लिए सोल्डरिंग की जाती है, तो वहां पर एक टाइप का कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस होगा, कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस, उसकी वजह से भी एरर आ सकता है। ठीक है, और तीसरा दैट इज मेजरमेंट ऑफ LX एंड LR। जो LX LR या LG हम फाइंड आउट करते हैं, मेजर करते हैं, तो स्केल पर देखा जाता है, अगर वो रीडिंग गलत हो गई तो वहां पर एरर आ सकता है। 3 एरर्स हो गए, 3 सोर्सेस ऑफ एरर हो गए। पहला इफ द वायर इज नॉट यूनिफॉर्म, देन द सेकंड वन क्या है इसके अंदर, कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस एट A एंड B। उसके बाद में थर्ड कौन सा था, दैट इज मेजरमेंट ऑफ LX एंड LR। तो यहाँ पर सोर्सेस को, ये जो एरर्स को मिनिमाइज करने के लिए क्या किया जाएगा, जो पोजीशंस ऑफ अननोन रजिस्टर और रेजिस्टेंस बॉक्स है इन्हें चेंज किया जाता है, इंटरचेंज किया जाता है। इंटरचेंज करने के बाद में फिर से 1-2 रीडिंग्स यहाँ पर X कनेक्ट किया गया है, उसके बाद में X को यहाँ से निकालकर यहाँ पर कनेक्ट किया जाएगा, तो फिर से 1-2 रीडिंग्स ले लेंगे, तो इसकी वजह से एक्यूरेसी बढ़ जाती है, एरर्स वहाँ पर मिनिमाइज हो जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर और जॉकी को बस स्लाइड नहीं करना है, उसे टैप करना है। जॉकी को टैप करना होता है, स्लाइड नहीं करना होता है। स्लाइड अगर करेंगे तो उसकी वजह से यहाँ पर जूल हीटिंग इफेक्ट होगा, फ्रिक्शन की वजह से जो वायर है वायर हीटअप हो जाएंगी, जिसकी वजह से उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो उसे स्लाइड नहीं करना है, उसे टैप करना होता है। तो इस तरह से इंटरचेंज करने के बाद में, उसे टैप करने के बाद में यहाँ पर जो सोर्सेस ऑफ एरर्स है उन्हें हम मिनिमाइज कर सकते हैं, एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में इसके यूजेस के अंदर सबसे पहला यूज तो हमने देख लिया मीटर ब्रिज का, दैट इज टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ गैलोमीटर। उसके बाद में कैपेसिटेंस की वैल्यू, इंडक्टेंस की वैल्यू, ये भी हम मीटर ब्रिज का यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, होप ये सभी पॉइंट्स आप लोगों को आज क्लियर हो गए होंगे। इसके अंदर अगर कोई डाउट होगा तो मुझे आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हो। अगर इसके अंदर कोई सुझाव होगा वीडियोस के अंदर, क्वालिटी के अंदर, तो आप वो भी मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हो। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।